हिजबुल्लाह और इराक दोनों ने आज सुबह दो बड़े हमले किए हैं और ईरान की न्यूज एजेंसी का यह कहना है कि नेतन्याहू के घर के आसपास एक बड़ा धमाका हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने जो अपने B-52 बॉम्बर्स भेजे थे वो कतर में अपने बेस पर तैनात किए हैं। ईरान ने इसको लेकर एक बड़ी बात कही है। साथ में तुर्की ने 52 देशों के साथ यूएन में यह डिमांड उठाई है कि इजराइल को हथियार भेजना बंद किया जाए, कोई भी मुल्क इजराइल को हथियार न भेज सके ऐसा रूल बनाया जाए। और नेतन्याहू के दफ्तर से जो कागज लीक हुए थे उस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये और इसके साथ और भी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इजराइल में एक सीरियस शॉर्टेज देखा जा रहा है सैनिकों का। नए लोग सैनिकों की भर्ती के लिए आ नहीं रहे हैं, जबकि वहां पर रूल है कि हर यंग व्यक्ति को सेना में सेवा देनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर सैनिकों की लगातार कमी हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गजा और लेबनान में दोनों जगह पर उसके सैनिक बड़ी संख्या में या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। हालांकि नंबर्स आप जानते हैं इजराइल लगातार छुपाता रहा है, लेकिन फिर भी ये जो खबर आ रही है कि वहां पे शॉर्टेज हुई है, वहां पे सैनिकों की कमी पड़ी है, यह अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसके साथ जुड़ी यह खबर मैं बता दूं जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां लोगों की मनोदशा जो होता है, लोगों की जो मेंटालिटी होती है, उसका क्या हाल है। खबर यह है कि एक आदमी जो रिजर्विस्ट था, आप जानते हैं इजराइल में एक तो रेगुलर आर्मी होती है और दूसरी वो आर्मी होती है जो रिजर्व होती है, जरूरत पड़ने पर उसको बुलाया जाता है। तो ऐसा ही एक रिजर्व सैनिक था, उसको बुलावा आया कि आइए आपकी जरूरत है लड़ाई में, और उसने लड़ाई में जाने की जगह अपनी जान देना, आत्महत्या करना ज्यादा बेहतर समझा। वो आदमी मर गया, ये कंडीशन है वहां पर। यानी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कई सारे सैनिकों ने मना कर दिया था कि जब तक कोई होस्टेज डील नहीं होती है तब तक वो लड़ाई में नहीं जाएंगे। इसके अलावा आर्मी ने लगातार कहा था कि अब वहां लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, अब डिप्लोमेसी से सारा मामला सॉल्व करना चाहिए। तो वहां आर्मी के अंदर लगातार अपने तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यह खबर लगातार इजरायली अखबारों, इजरायली मीडिया से ही आ रही है। अब होस्टेज का सवाल यह है कि हमास ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन की होस्टेज डील नहीं चलेगी। ब्लिंकन ने आरोप लगाया कि हमास रोक रहा है डील को, हमास डील नहीं होने दे रहा है, लेकिन हमास बहुत क्लियर कह रहा है कि अगर जंगबंदी करनी है, अगर सीज फायर करना है तो पूरा सीज फायर कीजिए, जंग को पूरी तरह से रोकिए। ये 4 दिन 5 दिन जंग बंद करा के हमसे कुछ अगवा किए हुए लोगों को वापस लेकर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसी में एक खबर जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में और डिटेल्स आए हैं। आप जानते हैं कि कुछ पेपर्स लीक हुए थे इजराइल से, और वो जो पेपर लीक हुए थे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से हुए थे। अब उस लीक करने के लिए जो आदमी जिम्मेदार था वो आदमी नेतन्याहू का बहुत करीबी था, इतना करीबी था कि कई बार जब नेतन्याहू अवेलेबल नहीं होता था तो ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब जब उसके डिटेल्स आ रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि जानबूझकर ऐसी चीजें लीक कराई गई जिससे जो होस्टेजेस को अगवा किए हुए लोगों को छुड़ाने का प्रोसेस है वो प्रोसेस लंबा चले। दूसरा, कई जगहों पर जो होस्टेजेस की लोकेशंस थी वो सारी शेयर हुई, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हुआ। यानी बहुत क्लियर है कि बेंजामिन नेतन्याहू कतई ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की होस्टेज डील हो। अब भी वो नहीं चाहता है कि लेबनान से या गजा से किसी तरह की होस्टेज डील हो। उसके खिलाफ बहुत सारी लीगल जांच चल रही है, और अगर ये डील होती है और दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसकी सरकार गिर जाएगी। ये डर है उसको। इससे बड़ा डर ये है कि कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, अगर उसमें सजा हुई तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी तरह से वो जंग जारी रखना चाहता है, जंग जारी रखे हुए है। भले वहां की इकॉनमी बर्बाद हो जाए, भले वहां के लोग लड़ने से मना कर रहे हों, भले हर जगह उसकी थू-थू हो रही हो, लेकिन वो जंग किसी भी तरह से जारी रखने के लिए तैयार है। और ब्लिंकन
जिस अमेरिका से आता है वो सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी जंग जारी रखे हुए है, क्योंकि अमेरिका न केवल उसको पैसे और हथियार दे रहा है, ईरान जानता है B-52 बॉम्बर्स के बारे में, इसीलिए लगातार वो कह रहा है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी जो वजहें हैं, इसकी जो वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं, ये अपनी पूरी ताकत से बमबारी उन्हीं जगहों पे कर सकते हैं जहां एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी लेबनान के अंदर तो ठीक है, ये कहर ढा सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के पास एक बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके पास सैटेलाइट्स हैं अपने। अभी रशिया ने ईरान के 2 सैटेलाइट्स के परीक्षण के लिए अपनी जगह दी है, अपनी टेक्नोलॉजी दी है। आप जानते हैं रशिया और ईरान दोनों के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो रशिया और ईरान के बीच जो डील होने वाली है उसमें रक्षा की भी डील होगी, उसमें आर्मी का भी अच्छा खासा हिस्सा होगा, आर्मी जो डील्स होंगी उनमें। तो पहली बात यह कि एयर डिफेंस सिस्टम शानदार है, इसलिए B-52 बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। दूसरा, अमेरिका ने B-52 टिकाने के लिए जो बेस चुना है वो कतर का बेस चुना है। अब कतर जो है उस पर ईरान के लिए हमला करना मुश्किल काम नहीं है। अगर जंग होती है तो सीधे ईरान कतर में अमेरिका के बेसेज पर हमला कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका सीधी कॉन्फ्लिक्ट में जाता है और उसके सैनिक मारे जाते हैं, तो पहले ही अमेरिका के अंदर गजा वार और इजराइल के सपोर्ट को लेकर जो नाराजगी है, अगर वहां के सैनिक मारे जाएंगे तो वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी। और वो जानता है कि अगर ईरान पर उसने आक्रमण किया, अगर ईरान के साथ सीधी लड़ाई ली, तो ईरान फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिवेट कर सकता है। और अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर लड़ाई में तब्दील हुई तो कितनी तबाही होगी वो आप सब जानते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जिम्मेदार माना जाएगा। तो B-52 बॉम्बर जरूर लगा दिए हैं, लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा असर होगा ऐसा नहीं है। अमेरिका किस तरह से काम करता है, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा दीजिए कि हिलेरी क्लिंटन जब रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर तो कह रही थी कि रशिया अगर वार क्राइम से बचना चाहता है तो अस्पतालों पर हमला ना करे, लेकिन गजा में अस्पतालों पर लगातार हमला हो रहा है, गजा में लोग लगातार मारे जा रहे हैं, और तब हिलेरी क्लिंटन या अमेरिका के किसी भी नेता को कोई वार क्राइम दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं और आराम से कह रहे हैं कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इजराइल इसका यूज कैसे कर रहा है, आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। यह जेरूसलम पोस्ट की ही खबर है, इजराइल के अखबार की ही खबर है। जुलाई में, यानी इसी साल जुलाई में, इन्होंने कहा था, इजराइल ने कहा था कि हमने 17,000 जो है हमास के लोगों को मार दिया। अब जुलाई से अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, 3 महीना बीत गया, और रोज 25-50 हमास के लोगों को मारने की बात करते हैं। तो आज की डेट में यह संख्या इनके हिसाब से कम 20,000 19,000 तो होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हाल में जो खबर आई है उसमें यह कह रहे हैं कि हमने 15,000 हमास के लोगों को मारा है। यानी जुलाई में आपने 17,000 को मारा था, आज आपने 15,000 को मारा है। दरअसल झूठ तब भी बोल रहे थे, झूठ अब भी बोल रहे हैं। इनको गजा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की छूट चाहिए, ये गजा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार देना चाहते हैं, और जिन आम शहरियों को मार रहे हैं उसको हमास का नाम दे देते हैं। अब 40,000 से ज्यादा लोग गजा में मारे गए हैं, तो पूछना चाहिए कि अगर 15,000 हमास के लोग हैं तो ये जो 25,000 लोगों को मारा गया है, जो आम शहरी हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ये वार क्राइम है या नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ईरान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह की बंकर बॉम्बिंग हमको चाहिए, उस तरह के 300 बम बनाने में हमें कई साल लग सकते हैं, महीनों में वो बम तैयार नहीं होंगे। तो जाहिर है इजराइल के पास अपने जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं ईरान में। प्लस मैंने आपको बताया कि इजराइल में लगातार सैनिकों की कमी महसूस की जा रही है। इधर ईरान के पास सैनिकों की एक बड़ी संख्या है, साइज में भी वो बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब उसके यहां ज्यादा है। इसलिए इजराइल को ईरान से लड़ाई बहुत महंगी पड़ सकती है। अब जो कोशिश हो रही है वो ये कि लेबनान में और ईरान में दोनों जगह सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट किया जाए। ईरान में भी लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे प्रेयर के दौरान एक मौलवी को मार दिया गया था, और भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं।
इसलिए ईरान ने सबसे पहले अपने अंदर मजबूत करना शुरू कर दिया है। वहां जो लगातार टेररिस्ट हैं, जो ईरानी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा मजबूत किया जा रहा है। और अभी इरना ने, जो ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसने यह कंफर्म किया है कि वहां पर जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, लगातार वो मारे जा रहे हैं। तो अंदरूनी सफाई करने में लगा हुआ है ईरान, ताकि अगर इजराइल से जंग अपने फुल फ्लेज पर जाए तो अंदर से कम कोई प्रॉब्लम ना हो। और यह बात तो ईरान लगातार कह ही रहा है कि अमेरिका चाहे जो कर ले, हम इजराइल पे हमला करेंगे। हालांकि कहा गया था अमेरिकी इलेक्शन से पहले यह हमला होगा, अब अमेरिकी इलेक्शन तो आ गया, उसके पहले फिलहाल तो हमला नहीं हुआ है। आगे हमला हो जाए तो क्या कहा जा सकता है, यह तय करना मुश्किल है कि हमला कब होगा। नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि चाहे इजराइल हमला करे, चाहे ईरान हमला करे, पहले से प्लानिंग नहीं बताई जाती है। अब हमला करेगा, कब करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो ईरान लगातार इसी की तैयारी में दिख रहा है। इसीलिए ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान गए हुए हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आपस में मेल जोल के लिए गए हैं, रिश्ते को बेहतर बनाने गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एटॉमिक पावर जो पाकिस्तान है उससे बातचीत करने, उससे मदद के लिए और उससे खास तौर पे टेक्निकल मदद के लिए विदेश मंत्री जो उसके हैं ईरान के, वो पाकिस्तान गए हुए हैं। अब वहां से क्या लेकर लौटते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप जानते हैं ईरान के विदेश मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। पहले खाड़ी के मुल्कों में गए, अब पाकिस्तान में गए, और भी कुछ मुल्कों में उनके जाने की प्लानिंग है। इधर धीरे धीरे शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। स्पेन सहित कई सारे देशों ने पहले ही इजराइल को हथियार भेजने से मना कर दिया था कि अब हम इजराइल को हथियार नहीं भेजेंगे। टर्की के एर्दोगन ने यूएन में एक नई पहल ली है और 52 कंट्रीज ने, यानी 52 देशों ने एक प्रस्ताव दिया है कि वो इजराइल को हथियार नहीं भेजेंगे और दुनिया भर से इजराइल को हथियार भेजे जाने पर पाबंदी लगाई जाए। ये आम एम्बार्गो की जो बात है ये यूएन में पेश की गई है और उसमें 52 नेशन शामिल हैं। हालांकि टर्की का बहुत कभी समझ में नहीं आता है। टर्की ने कहा था हमने तिजारत खत्म कर दी है, हमने व्यापार खत्म कर दिया है इजराइल से। लेकिन मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि यह सिर्फ झूठ था। अब जो उनके जहाज जा रहे थे जिसमें सप्लाई हो रही थी, वो फलस्तीन के नाम पे जहाज जा रहे थे कि हम इजराइल को नहीं फलस्तीन को भेज रहे हैं। और इस समय फलस्तीन के ऊपर पूरा कब्जा है इजराइल का। तो पोर्ट से ही वो सारा का सारा माल जो है इजराइल ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। यानी तिजारत डायरेक्ट तो बंद थी, लेकिन इनडायरेक्ट तिजारत अभी भी चल रही थी। अब जब यह खबर आई, और यह 1 महीने पहले की यह खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है, जब यह खबर बाहर आई और वहां हड़कंप मचा, लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, तब अब जाकर कहा जा रहा है कि फलस्तीन में अगर हम सामान भेजेंगे तो इस बात को बिल्कुल तय करेंगे कि जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में, सीधे उसके पास जाए, इजराइल के हाथ में ना जाए। लेकिन यह सारा कुछ बहाना है। हकीकत यह है कि जंग का पूरा फायदा उठाया है टर्की ने और इजराइल को लगातार तेल सप्लाई किया है। बिना टर्की के तेल सप्लाई किए हुए या खाड़ी के देशों के तेल सप्लाई किए हुए इजराइल के लिए इतनी लंबी वार लगातार कर पाना संभव नहीं था। और आप सोचिए कि खाड़ी के देशों ने जो उसको तेल पहुंचाया और बाकी सामान पहुंचाया, उसके सहारे उसने गजा में अरबों के ऊपर, अरब मुसलमानों के ऊपर कहर बर्पा किया। और ये सारे लोग अपना फायदा देखकर लगे हुए हैं। इजिप्ट की कहानी देख लीजिए, मैंने कल भी बताया था, स्वेज कैनाल के अपने पार्ट से ये बड़े आराम से इजराइल को हथियार और बाकी सारी चीजें जाने दे रहे हैं। कल एक वीडियो आया था जिसको देख के मुझे भी बहुत अजीब लगा, थोड़ा भर गया दिल। एक महिला, इजिप्ट की एक महिला थी, उनका ये वीडियो है जिसमें वो रो रही हैं और कह रही हैं हमें शर्म आ रही है कि हमारा मुल्क इजराइल को वो साजो सामान और हथियार मुहैया करा रहा है जिससे गजा के लोगों को मारा जा रहा है। ये है सिसी, आपके इजिप्ट का राष्ट्रपति, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बीच बीच में करता है, लेकिन इजराइल के साथ आराम से वो खूनी खेल खेल रहा है जिसके शिकार गजा के लोग हो रहे हैं। सोचिए, एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ ओस्लो का ये जुलूस देखिएगा। ओस्लो जानते हैं नॉर्वे की राजधानी है, वहां पर फलस्तीन के पक्ष में, फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकला हुआ था।
और इस जुलूस को देखकर वहां के जो लोग थे, उनकी तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आए हैं, वो किस तरह से इमोशनल हो रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं। उनको गजा के बच्चों का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं बगल में इजिप्ट को, टर्की को और इस तरह के मुल्कों को ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। सऊदी अरबिया ने अभी अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। पहले प्लान यह था कि ये जो समझौता होगा इसमें इजराइल भी शामिल होगा, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनता है हम इजराइल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ उसने समझौता जरूर कर लिया है। अब सऊदी अरबिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक तरफ वो पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करता है, एक तरफ दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्कों को एक स्टेज पर लाकर फलस्तीन को आजादी दिलाने की बात करता है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सिक्योरिटी समझौते करता है, उसी अमेरिका के साथ जो इजराइल का सरपरस्त है, बल्कि आप कहें कि जिसका सरपरस्त इजराइल है, क्योंकि अब तो यही लगता है कि अमेरिका को इजराइल चलाता है, ब्रिटेन को इजराइल चलाता है। मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा अमेरिकन इलेक्शन और उसमें इजराइल के रोल पर। आज मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि लोग चाहे जितनी बातें करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा कि कमला हैरिस जीतेगी या ट्रंप जीतेगा। दोनों लगातार इजराइल का समर्थन करते रहे हैं, लगातार इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं, तो दोनों में से कोई जीतता है तो कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, फिलहाल मुझे नहीं लगता है। असर इस बात का पड़ेगा कि ईरान जो लगातार कह रहा है कि वो हमला करेगा, वो हमला करता है या नहीं करता है। दरअसल ईरान अगर हमला करेगा तो जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इराक के बेस से ही करेगा। इराक के अमेरिकन बेस से इजराइल ने हमला किया था और इराक के इराकी बेस से हमला करेगा ईरान, ये प्लानिंग नजर आ रही है। और इसीलिए इजराइल की जो आर्मी है वो हाई अलर्ट पर है। ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है इजराइल ईरान से पहले ही हमला कर दे, और अगर ऐसा होगा फिर तो ईरान को हमला करना पड़ेगा ही, और फिर जो होगा वो होगा सीधे सीधे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ता हुआ कदम। आज ही खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है नॉर्थ कोरियन सैनिकों के। आप जानते हैं रशिया में होने की खबर है, यानी पूरी दुनिया में एक खलबली, एक तहलका मचा हुआ है। और ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है या ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ये जंग कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उधर लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चलती ही जा रही है। अगर आ रही खबरों को सच माना जाए, ईरान की न्यूज एजेंसी ने छापा है, कुछ और जगहों पर यह खबरें आई हैं कि हाइफा में जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है उसकी वजह से नेतन्याहू के घर के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इसके अलावा इराकी मिलिशिया ने दावा किया है कि सुबह सुबह आज 2 और 3 बजे के बीच में उसने 3 ड्रोनों से हमला किया है। अब इजराइल का दावा है कि सारे के सारे ड्रोन बेकार कर दिए गए हैं। इराकी मिलिशिया का कहना है कि उससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हकीकत यहां बैठ के हम क्या जान सकते हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि लगातार 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 हमले होते जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। हर तरफ से इजराइल में सैनिकों की कमी हो रही है, और अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो शायद इजराइल के लिए 10 दिन चल पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट है और अमेरिका के सपोर्ट से ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। तो फिलहाल ये खबरें हैं, इंतजार है अमेरिका में इलेक्शन के रिजल्ट का। ईरान की जो धमकी है उसका इंतजार है कि ईरान वाकई हमला करता है या नहीं। जो खबर बीच में आई है इजराइल से कि हो सकता है ईरान से पहले ही इजराइल हमला कर दे, वो कितनी सच है कितनी झूठ हम नहीं जानते हैं। अगर वो हमला होता है या ईरान हमला करता है तो चीजें किस तरफ जाएंगी, इस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। अगर ये जो लड़ाई है किसी तरह से मिडिल ईस्ट में बड़ी लड़ाई बन गई तो वहां के खाड़ी देशों को भी फैसला लेना पड़ेगा। अर्दोगन जैसे लोग जो नाटो में भी हैं, फलस्तीन की भी बात करते हैं, जो फलस्तीन की आजादी की भी बात करते हैं, जो इजराइल को तेल भी भिजवाते हैं, इन लोगों को सीधे सीधे स्टैंड लेना पड़ेगा और उससे तय होगा कि खाड़ी का और दुनिया का भविष्य कैसा होगा। हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी तरह से अब भी कोई समझौते की डील हो जाए, वहां शांति स्थापित हो जाए, ताकि दुनिया जैसी है वैसी बनी रहे। अगर ये ना हुआ तो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अब जैसा होगा जब होगा लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको लगता है इनको दूर तक जाना चाहिए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो दिन रात सिर्फ गोदी मीडिया देखते हैं। आपका साथ ही हमें वो ताकत देता है कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल पाते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ है। आप जैसे चाहें वैसे हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े, हमारी ताकत बने। हम लगातार फलस्तीन की आवाज अपने मंच से उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।